नमस्कार। एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव सिंघल। सर, जब कोई पेशेंट आपके पास चेस्ट पेन की कंप्लेंट लेकर के आता है तो ईसीजी के अलावा और कौन से टेस्ट वगैरह किए जाते हैं जिनसे ये पता लग सकता है कि इसको हार्ट अटैक या हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम है? जी, इसमें हमें 2 बातें ध्यान रखनी होती हैं कि अगर कोई पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आ रहा है और उसकी ईसीजी नॉर्मल है, तो फिर हमें आगे बढ़ना होता है, कुछ अन्य टेस्ट करने होते हैं, जिसके अंदर मुख्यतः ट्रेडमिल टेस्ट शामिल है और 2D इको शामिल है। अगर इन टेस्ट में भी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है और अगर पेशेंट को जो चेस्ट पेन है उसका हमें लगता है कि ये हार्ट का पेन हो सकता है, तो फिर हम डायरेक्टली एंजियोग्राफी पर जाते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर किसी पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ और ईसीजी में अगर कुछ चेंजेस आ गए, तो फिर हम ऐसे पेशेंट्स को 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें मेजर अटैक हुआ है या माइनर अटैक हुआ है। मेजर अटैक वालों को हम डायरेक्टली सलाह देते हैं कि आप एंजियोग्राफी कराएं और उसका आगे इलाज हम एंजियोग्राफी के बाद बताएंगे। वहीं दूसरी ओर जिनको माइनर अटैक हुआ है, हम उनको कुछ दवाइयाँ देते हैं, खून पतला करने की दवाइयाँ होती हैं, उसमें कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो खून को गाढ़ा होने से रोकते हैं, जिसको हम हेपेरिन का नाम देते हैं। इसके अलावा कुछ और मेडिसिन होती हैं वो हम देते हैं, और जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है उसके बाद फिर हम उसके फर्दर टेस्ट करते हैं। तो सर, जैसे डायग्नोसिस होने के बाद में ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? जैसे मेडिसिन की बात तो आपने की, उसके अलावा क्या ऑप्शंस अवेलेबल? तो ऐसे केसेस में हम सबसे पहले एंजियोग्राम करते हैं उसका, जिसको हम कोरोनरी एंजियोग्राम या भाषा में एंजियोग्राफी बोलते हैं। और अगर एंजियोग्राफी में हमारी मुख्यतः 3 धमनियाँ होती हैं हार्ट की, अगर उनमें से किसी एक में भी ब्लॉकेज होता है तो हम उसको स्टेंट की विधि द्वारा खोल देते हैं। मान लीजिए अगर किसी पेशेंट को तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेज है, लेकिन पेशेंट को ईसीजी में हार्ट अटैक था और अभी भी पेन हो रहा है, तो हम उसको जिस आर्टरी में की वजह से ब्लॉकेज आया है, जिस आर्टरी में ब्लॉकेज होने से पेशेंट को पेन हो रहा है, हम उसको खोलने की सलाह देते हैं। और उसके बाद उसके 2 या 3 महीने बाद जो बाकी की जो 2 आर्टरीज हैं उनको हम खोलने की सलाह देते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको मेजर हार्ट अटैक नहीं होता है और एंजियोग्राफी करने पर तीनों आर्टरीज में ही ब्लॉकेज मिलता है, तो ऐसे पेशेंट्स को उसकी आर्टरी की डिजीज़ के अकॉर्डिंग और जो खून का थक्का जो जमा हुआ है हार्ट की नसों में, उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग पेशेंट को स्टेंट या बाईपास सर्जरी की सलाह दी जाती है। सर, एक मुझे बात ध्यान आ रही है, किसी ने बताया था कि उनको ब्लॉकेज जितना नहीं था। उस वक्त उन्हें कहा कि आपको स्टेंट की ज़रूरत है, उनका स्टेंट लगा दिया। बाद में उन्होंने किसी सेकंड ओपिनियन का भी लिया, तो उसमें पता चला था कि इतनी ब्लॉकेज नहीं थी। तो ऐसा भी कुछ है क्या कि ब्लॉकेज का कोई परसेंटेज होता है? देखिए, ये 2 तरह की विधि होती हैं। एक तो एंजियोग्राफी के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं मशीन के अंदर, जो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना परसेंटेज ब्लॉकेज है। जी। और एक हम कार्डियोलॉजिस्ट जो एक्सपीरियंस के आधार पर, जो समय के साथ जो एक्सपीरियंस होता है उसके आधार पर बताते हैं कि वो कितना ब्लॉकेज है, जिसको हम आई बॉल मेथड बोलते हैं। तो ये कार्डियोलॉजिस्ट का डिफरेंट हो सकता है, बट इसमें ग्रॉस डिफरेंस नहीं आता है। तो प्रोबेबली आपके इस केस में कुछ ऐसा हुआ होगा जो कहीं कुछ मिसिंग हुआ होगा, जिसकी वजह से ये डिस्क्रिपेंसी आई है। इसमें परसेंटेज की बात जैसे मैं पूछना चाह रही थी, कोई परसेंटेज है क्या कि इतना परसेंट होना चाहिए ब्लॉकेज, तब हम इस तरीके का मेथड यूज करते हैं, अदरवाइज मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट करवाते हैं? अगर किसी पेशेंट को चेस्ट पेन होके और ईसीजी में कोई चेंजेस नहीं थे और इवैल्यूएशन के वो लिए लाया गया है, तो ऐसे पेशेंट्स का हम, जिसमें ब्लॉकेज 70% या 80% से अधिक मिलता है, उसी आर्टरी को हम स्टेंट से खोलते हैं। अदरवाइज हम पेशेंट्स, अगर जिसका ब्लॉकेज 70% से कम है, उसको हम मेडिसिन पर ही रखने की सलाह देते हैं। और कुछ पेशेंट होते हैं जो बड़े हार्ट अटैक के साथ आते हैं, तो उसमें जो आर्टरी होती है उसमें वो 100% ब्लॉकेज ही मिलती है जनरली, तो उसको तो इमीडिएटली ही खोला जाता है ताकि पेशेंट्स की जान बचाई जा सके, प्लस उसके जो हार्ट की जो मसल्स है, उसको जो ब्लड सप्लाई बंद हुई है उस आर्टरी के ब्लॉकेज होने की वजह से, उसको खोल के ब्लड सप्लाई की आपूर्ति की जा सके। सर, एक बाईपास सर्जरी वर्ड सुना करते थे हम, तो ये भी क्या इसी से जुड़ा हुआ है? जब हार्ट की तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाता है जी। तो हम उस ब्लॉकेज को तो ट्रीट नहीं कर पाते स्टेंट के माध्यम से, तो सर्जन्स क्या करते हैं, कार्डियक सर्जन्स उस आर्टरी को ही बाईपास कर देते हैं। जी। आगे के लिए सप्लाई वो बाईपास ग्राफ्ट लगा देते हैं, जिससे वो सप्लाई पेशेंट्स को, हार्ट को, उस बाईपास ग्राफ्ट के माध्यम से मिलती रहती है, जिसको बाईपास सर्जरी का नाम दिया जाता है।
सर ये जो दोनों टाइप के हैं कि आप इसमें स्टेंट लगाया गया या सर्जरी की गई, तो इनमें हॉस्पिटल में किस में कितना स्टे की ज़रूरत होती है? देखिए आजकल तो कोरोनरी एंजियोप्लास्टी जो है, जो स्टेंट वाली जो विधि है, वो बहुत ही आसान हो गई है। अब तो हाथ की रेडियल आर्टरी से, जो हाथ की बहुत ही छोटी नस होती है, उसके माध्यम से भी एंजियोप्लास्टी हो जाती है और पेशेंट को 24 से 36 घंटे में छुट्टी भी मिल जाती है। जी। वहीं अगर बाईपास की बात करें तो बाईपास एक मेजर सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें ऑपरेशन से 1-2 दिन पहले एडमिट होना पड़ता है। ऑपरेशन के 1-2 दिन बाद पोस्ट ऑप केयर स्टार्ट होती है। तो मुझे लगता है 8 से 10 दिन बाईपास सर्जरी वाले पेशेंट्स को हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है। ये जो दोनों ट्रीटमेंट आपने बताया, इसके बाद क्या पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है? बिल्कुल, इतनी सारी विधियाँ और इतने एडवांस मेडिकल साइंस में हो चुके हैं कि एंजियोप्लास्टी के बाद तो आप इमीडिएटली नेक्स्ट डे से वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं अगर बाईपास की बात करें तो बाईपास में जब तक वूंड हील नहीं होता है, जिसको जनरली 30 से 40 डेज लग जाते हैं, 45 डेज के बाद आप अपनी नॉर्मल रूटीन वर्किंग स्टार्ट की जा सकती है। अगर जैसे कोई पहले से बहुत स्पोर्ट्स का शौकीन रहा है या किसी की बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल थी, तो क्या वो सब भी इन सर्जरीज के बाद में वो अपना कंटिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल, एक्चुअली इसके लिए हमें ये देखना होता है कि पेशेंट्स के हार्ट फंक्शंस क्या हैं। अगर पेशेंट्स को मेजर हार्ट अटैक आने से पहले ही अपनी बीमारी का मालूम चल चुका है और उसकी एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी कर दी गई है, तो इसका मतलब है कि उसके हार्ट का फंक्शन नॉर्मल रहा होगा। तो ऐसे पेशेंट्स को हम गाइडेड एक्सरसाइज की सलाह देते हैं शुरू के 1-2 महीने, और उसके बाद वो अपनी सारी रूटीन एक्टिविटी कर सकता है। लेकिन अगर कुछ पेशेंट्स जिनको हार्ट अटैक आने के बाद हार्ट की सर्जरी हुई है, एंजियोप्लास्टी हुई है, तो ऐसे पेशेंट्स का हार्ट का फंक्शन पहले से कम होता है या हम कहें कॉम्प्रोमाइज होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम रूटीन फिजिकल एक्टिविटीज़ प्रमोट करते हैं, बट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं कि थोड़ा सा कम करें या एक्सर्शनल स्पोर्ट्स ना। आपने वैसे शुरू में बताया कि अचानक से कभी किसी को ऐसा लगे, पर कोई जो इमरजेंसी सिचुएशन, वो कैसे समझ सकता है पेशेंट की बस अब तो कल सुबह तक का भी इंतज़ार करने की सिचुएशन नहीं है? अगर किसी पेशेंट को ऐसा हुआ है कि पहली बार ही ऐसा चेस्ट पेन हुआ है या हैवीनेस हुई है या सांस लेने में तकलीफ हुई है जो पहले कभी नहीं हुई, वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा है, और साथ में उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हुई, सांस लेने में कठिनाई हुई, पसीना भी आया, और उसको लगा कि उसकी कुछ चोकिंग सेंसेशंस हैं, तो ऐसे पेशेंट को तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अपने निकटतम अस्पताल में जाके सबसे पहले डॉक्टर को दिखा के ईसीजी कराना चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए, और वो अगर ठीक हो गया है और पेशेंट के सिम्टम्स भी ठीक हो गए हैं, तब आपको मान लेना चाहिए कि चलिए अभी थोड़ा टाइम है, हम कल जाके आगे के वर्कअप को करा लेंगे। अगर वो ठीक नहीं हुआ है तो इमीडिएटली आप जहाँ भी कार्डियोलॉजिस्ट की फैसिलिटी है वहाँ तुरंत आपको जाके दिखाना चाहिए। सर, पर कई बार ऐसा होता है कि कोई पेशेंट अकेला है घर पर, तो ऐसे में वो क्या कर सकता है तुरंत, जब तक कि वो डॉक्टर के पास जाएगा या मान लीजिए बहुत बुरी कंडीशन है तो एम्बुलेंस को बुलाएगा, उस दौरान वो क्या कर सकता है? एक्चुअली उस पेशेंट को नहीं मालूम कि वो वास्तविकता में वो हार्ट अटैक है या फिर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी है, पेट की समस्या है। तो आजकल आप अखबारों में पढ़ रहे हो, लोग बोल रहे हैं कि इमरजेंसी किट रख लीजिए घर में, कुछ दवाइयाँ खा लीजिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई पेशेंट को पहली बार कोई पेन हुआ है तो उसको मालूम ही नहीं है कि वो हार्ट का दर्द है या नहीं, तो सब इसमें जो मेरी जो सलाह है वो यही है कि आप इमीडिएटली नियर बाई हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में जाएँ और पहले कंफर्म करें कि ये जो चेस्ट पेन हुआ है वो हार्ट का है या नहीं, तभी आप मेडिसिन लें इमरजेंसी। अदरवाइज़ कई बार जो खून पतला करने की दवाइयाँ हैं और ये कई बार घातक सिद्ध हो जाती हैं। कई बार पेशेंट्स को जिनके ऑलरेडी छोटे पेट में अल्सर होते हैं, वो अल्सर फ्लेयर हो सकते हैं। ये बार ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी हुई, पेशेंट को ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ हुआ, 200 से ऊपर चला गया, पेशेंट को चेस्ट पेन भी साथ के साथ हुआ और पेशेंट ने वो दवाइयाँ घर पे खा ली खून पतला करने की और फिर उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। तो ऐसे भी केस हमने देखे हैं। तो कोई जल्दबाजी नहीं है, संयम बरतें, काम रहें, निकटतम पड़ोसी को या दोस्तों को फ़ोन करें कि वो आपको हॉस्पिटल लेके जाए, और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ही आप ये इमरजेंसी उपचार को लें। हाँ, अगर कोई पेशेंट पहले से हार्ट का है और जिसको पता है कि मेरे जो पहले हार्ट का जो दर्द हुआ था वो बिल्कुल वैसे के वैसा ही है, तब ऐसे पेशेंट इमरजेंसी में अपने घर में जो उनकी पुरानी जो दवाइयाँ चल रही हैं
या फिर जो एस्पिरिन नाम की एक टैबलेट है जो खून पतला करती है अगर आपको लगता है कि वीडियो में दी गई जानकारी किसी के लिए उपयोगी हो सकती है तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अगर हेल्थ से जुड़े टॉपिक्स पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहत से जुड़ी बातें करते रहिए। नमस्कार।